जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने एमपी के लिए, एमपी पुलिस वालों के लिए स्पेस ली, ठीक है, एमपी पुलिस वालों के लिए स्पेस ली। लेकिन जरूरी नहीं केवल ये एमपी पुलिस के लिए, अदर एग्जामों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप जब स्टडी मटेरियल को देखोगे, क्वालिटी कंटेंट को देखोगे, तो आप खुद ही बोलोगे सर ये तो हर एग्जाम के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो एमपी पुलिस वालों के लिए स्पेशली हमने एमपी के लिए साइंस सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि साइंस सीरीज का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। बहुत ही बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी के साथ हमने आपको प्रोवाइड कराया है। पूरी यूट्यूब में अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करवा रहा है तो वो सबसे बेस्ट तरीके से हम ही आपको सारी प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब आप ये मानकर चलिए कि इन वीडियो को देख लेने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी इतने कम समय में, ठीक है। एमपी पुलिस के लिए स्पेशली चलाई जा रही है हमारे द्वारा। चलिए, कुछ आज की वीडियो भी कुछ चंद लाइनों से स्टार्ट की जाती है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो बिल्कुल सही है, आपने जो निर्णय ले लिया है, आपने जिस मंजिल को पाने की इच्छा कर ली है, उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप कोशिश हमेशा यही करिए और यही कामयाब भी ज़रूर होंगे, ठीक है। आप मेहनत करिए, हम आपसे हमेशा कहते हैं आप डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे, बस आप मेहनत करते चलिए, ठीक है। मेहनत करते चलिए, 100% आप अपना दीजिए। डेफिनेटली आप जल्द से जल्द किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जरूर सिलेक्ट होंगे। चलिए तो पढ़ते हैं के फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो यहाँ देखिए, रसधानियाँ तरल से भरी हुई ग्रहिकाएँ हैं, ठीक है। तो रसधानियाँ तरल से भरी हुई ग्रहिकाएँ क्या होगी? तो यहाँ देखिए कि रसधानियाँ क्या होती है। रसधानियों को ना जनरली रसधानियाँ भी बोल देते हैं और इसी को बोल देते हैं क्या? रिक्तिका कोशिका, ठीक है। इसी को बोल दिया जाता है रिक्तिका कोशिका, भी इसी को बोल दिया जाता है, वो भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। अब राजधानी की खोजकर्ता, हालांकि ये खोजकर्ता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बायो वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, ठीक है, क्योंकि हमने तो कहा जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब दे देंगे। तो डुजार्डिन, ठीक है, डुजार्डिन ने, ठीक है, राजधानी को बोलते हैं रिक्तिका कोशिका भी कहा जाता है। इसकी खोज डिजार्डिन ने की थी, ये याद रखिएगा। इसका मेन काम क्या होता है, मतलब ये जो बनी होती है राजधानियाँ किसकी बनी होती हैं? तो राजधानियों का जो मेन है ना, राजधानियाँ बनी होती अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बनी होती है? अर्धपारगम झिल्लियों के द्वारा बनी होती है। इन झिल्लियों का नाम क्या होता है? लिख लिया आपने, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा बनी होती है। इसका नाम क्या होता है? तो टोनोप्लास्ट, ठीक है। क्या नाम होगा इसका? टोनोप्लास्ट। इसका जो नाम होगा वो होगा टोनोप्लास्ट, ठीक है। टोनोप्लास्ट नामक जो झिल्लियां होती है उससे जाकर मिली होती है। तो अगर पूछ लिया जाएगा राजधानी में किस प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है, तो टोनोप्लास्ट नामक झिल्लियां पाई जाती है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, इससे और भी बहुत सारी बातें बनती है, वो सारी भी हम आपको बता दें जो पेपर में आ सकती है। देखिए, राजधानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो राजधानी को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। क्या बोलते हैं? वोकल, ठीक है। तो ये वोकल बोल दिया जाएगा, VACUOLE, ठीक है, वोकल कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रसधानियाँ जो होती है इसमें एक्चुअल में क्या होता है, नाम ही में रसधानियाँ, रस भरी रहेगी। तो इसके अंदर ना तरल पदार्थ भी रहता है, तरल पदार्थ भी हो सकता है और ठोस पदार्थ भी हो सकता है। तरल ठोस में कोई भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा रसधानियों में। अब रसधानियाँ ना सभी में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है। अब जंतु और पादप कोशिकाओं में पाई जाती है तो डिफरेंस बता दें, ये हो जाएगा जंतु कोशिका का और ये हो जाएगा पादप कोशिका का। पादप कोशिकाओं की जो रसधानियाँ होती है वो किससे भरी होती है? रसों से भरी होती है, ठीक है। जंतु कोशिकाओं की रसधानियाँ ठोस से भरी होती है जनरली, ठीक है, ठोस से भरी होती है। इसका काम क्या होता है? रसधानियाँ किससे भरी होती है? रस से भरी होती है। और इसका काम क्या होता है? कोशिका मतलब रस से तो भरी होती है और साथ में साथ क्या होती है? रस से भरी होती है, फिर कई कोशिकाओं से भी भरी होती है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, और कई निर्जीव पदार्थ भी होते हैं, रस से भरे होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं? निर्जीव पदार्थ होते हैं। याद रखना है, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, सजीव पदार्थ से नहीं भरी होती, निर्जीव पदार्थ, क्योंकि रस मतलब निर्जीव पदार्थ। और यहाँ पर ठोस से भरी होती है, जो अपशिष्ट ठोस होता है उससे भी रसधानियों को भर दिया जाता है। मतलब कई अजैव पदार्थ जो होते हैं उसको इकट्ठा करने का काम भी रसधानियाँ करती हैं, ठीक है। जो अपशिष्ट ठोस पदार्थ होते हैं उसको भी यही करती है। जंतु कोशिकाओं में क्या करती है? जंतु कोशिकाओं में जल के संतुलन में भी काम आती है। जो रसधानी होती है वो जल के संतुलन में भी थोड़ा बहुत काम आती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? पादप कोशिकाओं में रसधानियों का काम क्या? कठोरता प्रदान करना। पादप को जो कठोरता प्रदान करती है वो भी रसधानी का थोड़ा बहुत रोल होता है। तो ये कुछ फैक्ट हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको जितना बताया गया है मेन वो आपको ज़्यादा प्रेफर करना है, जिसको हम मेन फोकस करवाते हैं उस पर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या था, रसधानियाँ खालिस्तान तरल से भरी होती है, तो किसका हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया था कोशिका रस से, ठीक है। किससे भरी होती है? कोशिका रस। और इसकी जो कोशिकाएं जिसका अर्धपारगम झिल्ली से बनी होती है, जिससे घिरी होती है, उसको क्या बोल देते हैं? तो हमने आपको बता दिया टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। टोनोप्लास्ट अच्छी तरह से याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट बोला जाता है। नेक्स्ट पर चलते
नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वाली सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हो जाता है इसका फॉर्मूला ही। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बोला गया क्वेश्चन में, अभी पढ़ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें संग्रहित किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसमें संग्रहित किया जाता है, तो याद रखिएगा नमी रोधी पात्र में, जहाँ पर नमी ना हो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी नमी मिल गई, जरा सा भी पानी मिल गया ना प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो ये क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा। तो याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जरा सा भी क्या मिल जाएगा, जरा सा भी नमी मिल गई तो वो क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा। पानी के साथ क्रिया कर लेगा, नमी के साथ क्रिया कर लेगा और जिप्सम बना देगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी पदार्थ, जो नमी का अवरोध करे, विरोध करे, उस पर रखा जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखना CaSO4। ठीक है, CaSO4 0.12H2O। तो याद रखिएगा CaSO4 0.12H2O ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाएगा जिप्सम का सूत्र, तो नमी मिल गई, नमी का मतलब पानी मिल गया, तो इसके फॉर्मूले में सेम रहता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, Ca ना, ये Ca है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, यहाँ पर पूरे का दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 0.12H2O, आधा जल का अणु। जबकि अगर यही जिप्सम होता तो CaSO4 और 2H2O होता। ठीक है, अगर ये जिप्सम होता तो 2H2O होता, और अगर ये क्या होता प्लास्टर ऑफ पेरिस से POP है तो ½ H2O। अच्छी तरह से फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन आ गया, तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें जो जो आपके पेपर में आएगा। पहली बात तो ये पूछ लिया जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो नियम दिया गया है वो किसने दिया है, तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो फेमस लॉ चलेगा वो स्नेल का लॉ चलेगा, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम चलेगा, तो ये जरूर याद रखना कि स्नेल का नियम चलता है, जिसके बराबर में क्या कहते हैं, स्नेल जो है साइंटिस्ट बोलते हैं साइन आई, आई का मतलब आपतन कोण। ठीक है, जो क्या होती है, ये जो रे आती है ना और फिर ये जाती है, तो यहाँ से ये अभिलंब होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, इसको इंग्लिश वाले बोलते हैं नॉर्मल और अपन लोग बोलते हैं अभिलंब, हिंदी वाले। ठीक है, इस पर क्या होता है, आपतन कोण जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्नेल का जो नियम था उन्होंने कहा था साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर, स्नेल ने प्रूव किया था कि अपवर्तन का जो नियम होता है वो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल रहता है, मतलब एक रेशियो में चलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चीज़ें कि स्नेल ने अपवर्तन का नियम दिया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अब अपवर्तन के एग्जाम्पल कौन कौन से पेपर में आ जाते हैं वो आपको बता देते हैं। ठीक है, अपवर्तन के एग्जाम्पल आ जाते हैं क्वेश्चन कि बताइए जल में डूबी हुई, जल में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। जल में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है, क्यों, तो बोलना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल में रखी हुई लकड़ी तिरछी या मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों, ठीक है, तो तिरछी या मुड़ी हुई दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से रिमेंबर होनी चाहिए। 3 एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं प्रकाश के अपवर्तन से, सिक्का का ऊपर उठाई दिखाई देना, लकड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। ठीक है, कल को ये पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो इंद्रधनुष क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण का कारण हो जाएगा। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन का कारण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद छाया का तो वो हो जाएगा कि भाई अवरोध कर रहा है उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद होना चाहिए। कल को ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय, ठीक है, कल को ये पूछा सकता है सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो लाल रंग दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता, तो याद रखना प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय और डूबते समय लाल रंग दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश के वोकैब को थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी आपके पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, और इंपॉर्टेंट फैक्ट उसी के लिए बता दें, अपवर्तनी में ही आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें। देखिए हमने आपको बताया था संविदा, ठीक है, हमने अपवर्तन की कोडिंग बताई है संविदा, वो अपवर्तन की कोडिंग याद रखिएगा कि जब अपवर्तन की प्रक्रिया होती है तो क्या हो जाएगा, तो पूछा जाएगा अपवर्तन की प्रक्रिया में जो सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाओगे, सघन माध्यम है ना, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाओगे तो अभिलंब से दूर हो जाओगे। हमने कितनी बार कोडिंग बताए हैं आपको, संविदा कोडिंग आपको बताई गई है ना कि संविदा किसकी कोडिंग है, अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होगा, संविदा। संविदा का मतलब क्या हो जाएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाओगे तो दा से दूर हो जाओगे। तो अगर कल को बोलेगा कि विरल से सघन में जाओगे तो पास हो जाओगे, अगर विलंब माध्यम से सघन माध्यम में जाओगे तो अभिलंब के पास हो जाओगे, अभिलंब के ओर हो जाओगे, और जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाओगे तो अभिलंब से दूर हो जाओगे। तो दोनों ही चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके पेपर में आ जाता है। ठीक है, वरना कभी अगर डीप टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तब तो बता देंगे, लेकिन अभी ये सब
इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। भारत में तेल के कुएँ कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में तेल के जो कुएँ हैं ना वो कहाँ पाए जाएंगे? असम में पाए जाएंगे। भारत में जो तेल के कुएँ हैं वो सबसे पहले असम में पाए जाएंगे। पूरे भारत देश में सबसे पहला डिगबोई में, ठीक है, भारत देश में असम के डिगबोई कारखाना, डिगबोई तेल शोधन कारखाना है, वहाँ पाया गया था। कब? 1901 में, ठीक है, 1901 में। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि असम में पूरे भारत देश का, असम में पूरे भारत देश, भारत तो क्या एशिया का प्रथम, ठीक है, एशिया तक का प्रथम फर्स्ट तेल शोधन कारखाना है जिसका नाम क्या होगा? तेल शोधन कारखाना है जिसका नाम क्या होगा? डिगबोई, ठीक है। असम के कहाँ पर पाया गया है? डिगबोई में, तो इसका नाम भी क्या रहेगा? डिगबोई, ठीक है, बोई इस तरह से रहेगा, डिगबोई, ठीक है। नाम थोड़ा सा वैसा लिख लीजिएगा, ठीक है, आधा गा है, डिगबोई, ठीक है। तो डिगबोई, तो डिगबोई में पाया गया, आप इसको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। तेल शोधन कारखाना डिगबोई असम, डिगबोई तेल शोधन कारखाना उसका नाम रहेगा। और अगर जिला कल को पूछ लिया जाएगा तो याद रखिए तिनकुशिया, ठीक है, तिनकुशिया, ठीक है, तिनकुशिया नामक जिले में ये पाया गया है, ठीक है। डिगबोई कारखाना तिनकुशिया जिले में पाया गया। कब? 1901 में इसकी स्थापना हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत देश का सबसे पहला है कारखाना, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दी गई। इसका आंसर कहाँ? ठीक है, ये है आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोलता है? निम्नलिखित में से उत्पाद को चिन्हित करें। उत्पाद क्या होता है? सबसे पहले समझिए उत्पाद, ठीक है, सबसे पहले आता है उत्पाद, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? उत्पाद। अच्छी तरह से पढ़िएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा। सबसे पहले आता है उत्पाद, इसके बाद उत्पाद को कौन करेगा? उपभोक्ता यूज़ करेगा। उत्पाद होगा उसका यूज़ करेगा उपभोक्ता। उपभोक्ता के बाद किसका नंबर आएगा? उपभोक्ता ने उपभोग कर लिया, अब उसके बाद सड़ गल जाएगा तो कौन यूज़ करेगा? उसका हो जाएगा अपघटक। प्रकृति की चीज़ प्रकृति में रह जाएगी, उसको बोलते हैं परिस्थिति तंत्र। क्या बोलते हैं? परिस्थिति तंत्र, ठीक है, परिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। सारी चीज़ें हम क्लियर करा देंगे। हमने कहा ना, हमने कहा केवल आप अपना काम करिए, इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचाइए। हम अपना काम करेंगे। जब हमारे पास बहुत मतलब इतने सारे लोग हो जाएंगे, इतने सारे लोगों का विश्वास हो जाएगा, तो हमें भी ऐसा लगेगा कि नहीं, अंदर से आपके लिए कुछ करना चाहिए। आप डेडिकेशन है आपका पढ़ाई के प्रति। और हाँ, कोशिश करिएगा कमेंट डेली करना चाहिए। कमेंट आपको डेली करना चाहिए ताकि हमको लगे कि हाँ, कई स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट है जो रेगुलर वीडियो को देखते हैं। रेगुलर वीडियो तो हम किसी के लिए नहीं, केवल आप लोगों के लिए हम इस वीडियो को आप तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो पाए, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिए करें, ठीक है। देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाते अच्छा है। कुछ भी कमेंट करें, थंब बताएं, कुछ भी, ठीक है, ताकि हम ये देखें कि हाँ, ये स्टूडेंट रेगुलर कमेंट करता है, इट मीन्स कि रेगुलर वीडियो देखता होगा। मतलब ये पैमाना सही नहीं है कि जो कमेंट करता है तो वो वीडियो देखता होगा, लेकिन ये बोला तो जाएगा कि कम से कम एटलीस्ट आपने देखा, तो पूरी देखा नहीं देखा ये तो आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है डेली ताकि हम समझ पाए कि हाँ, ये बंदे जो है रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद, तो उत्पाद के बारे में सारी चीजें बताएं। सबसे पहले क्या आता है? उत्पाद। उत्पादक को कौन यूज करता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता जब यूज करता है तो सामान सड़ गल जाएगा, या उपभोक्ता ने जो यूज किया उसके बाद क्या आ जाएगा? अपघटन हो जाएगा, ठीक है। उत्पाद, उपभोक्ता, फिर अपघटक में बदल जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, ठीक है। देखिए, उत्पाद तो क्या हो जाता है? जो हरे पौधे ना, ये उत्पाद है। प्रकृति ने जो हमें दिए हैं हरे पौधे, ये उत्पाद है, ठीक है। हरे पौधों को कौन खाता है? व्यक्ति खाता है ना, कुछ पशु खाते हैं। तो ये सब किस में जाएंगे? जो हरे पौधे खा के रहते हैं, हरे पौधे जो खाते हैं, या फिर यूँ कह दो कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्पाद तो हो गया हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी के सभी क्या है? उत्पाद हैं। लेकिन उसमें भी क्या होते हैं? कई मतलब होते ना, एक जैसे आपने सुना होगा, रहने दीजिए, वो वाला टॉपिक अभी नहीं कवर करवाते हैं ना। लेकिन अभी याद रखिए कि उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक में अंतर है, ठीक है। उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक में अंतर है। उत्पाद क्या होगा? हरे पौधे जितने भी वो सब के सब उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। उपभोक्ता पर चलते हैं, उपभोक्ता पर बताते हैं। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, वो याद रखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता, थर्ड उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। जब ये सब मर जाते हैं, ये सब का मृत शरीर हो जाता है, तो उसको छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। कवक हो गया, ठीक है, फंगस हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब छोटे छोटे कीड़े इनको खाते हैं, इनको बोलते हैं अपघटक। ये थोड़ा मोटी राइटिंग हो जा रही है,
चलिए हमने राइटिंग को छोटा कर दिया, मतलब जो पेन की वो है उसको छोटा कर दिया ताकि आपको प्रॉपर दिख पाए और अच्छे से लिख पाए। ठीक है, तो 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है, उत्पाद तो हमने बता दिया, हरे पौधे जितने भी उत्पाद हो गए। अब उपभोक्ता को हमने 3 प्रकार में बताया था कि जो उपभोक्ता होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं, सेकेंड प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होंगे, जितने भी शाकाहारी लोग हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में क्या होते हैं, जो शाकाहारी लोगों को खा जाएंगे। कौन हो जाएगा, जैसे शाकाहारी लोगों को कौन खा जाएगा, सियार इंसानों को खा जाती है, पक्षियों को खा जाती है। जो बेचारे पक्षी हरे पौधे खाते हैं, उन जैसे गाय हो गई, गाय तो शाकाहारी है ना एक प्रकार की। ठीक है, तो गाय क्या हो जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी। गाय किसी को नहीं, गाय क्या करती है, उपभोक्ता में जाएगी, मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी। मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, लेकिन मनुष्य तो दोनों में आ गया आजकल, क्योंकि शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो गया है। लेकिन नहीं, जो मनुष्य रहेगा वो एक प्रकार से शाकाहारी है, जो जनरल उसका नेचर है वो शाकाहारी होने का है। लेकिन मांसाहारी वो धीरे धीरे, मतलब पश्चिमी हवाएं लगती जाती है तो बिगड़ते जाते हैं। और क्या हो जाएगा, सियार। सियार हो जाएगा सेकेंडरी उपभोक्ता। ठीक है, जो क्या करेंगे, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, दूसरों के लिए ऊपर डिपेंड रहेंगे, अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो सेकेंडरी हो जाएंगे। और जो सेकेंडरी को खाएंगे, जैसे सांप हो गया, सांप को खाएगा शेर, ये सब चलता रहता है सर्कल। ठीक है, सांप और शेर ये किस में चले जाएंगे, तृतीयक उपभोक्ता में। शाकाहारी ये हरे पौधे खाए, इनको खाया द्वितीयक उपभोक्ता ने, द्वितीयक उपभोक्ता को खाए तृतीयक उपभोक्ता ने। तो इस तरह से उपभोक्ता 3 क्रम में होते हैं। जब उपभोक्ता का मृत शरीर हो जाता है तो इनका हो जाता है अपघटन, तो वो हो जाएगा अपघटन। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन क्या है, उस कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। एस्परगिल्स, ठीक है, एस्परगिल्स क्या करता है, भंडारित अनाज जो भी आपके घर में स्टोर रहता है, जैसे आपने देखा होगा घर में मम्मी लोग गेहूँ चावल स्टोर करती तो उसमें जो कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे दीमक टाइप के लग जाते हैं, वो क्या होते हैं, एस्परगिल्स होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा भंडारित अनाज को प्रभावित करता है, क्या करता है, एस्परगिल्स जो होता है, एस्परगिल्स नामक जो कवक होता है वो भंडारित अनाज को क्या करता है, प्रभावित करता है। चमड़े का भी सामान लगा होता है ना, तो चमड़े के सामान में भी जो फफूंद टाइप की नहीं रहती है, ठीक है, मतलब और भी रहेगा उसमें, तो चमड़े के सामान को भी ये खराब कर देता है एस्परगिल्स। ठीक है, पेंट तक को नष्ट कर देता है, अगर आपने पेंटिंग एंटिंग करे हो उसको तक नष्ट कर देगा। और उसके बाद याद रखिएगा कि एस्परगिल्स के कारण ही मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है, एस्परजिलोसिस। ठीक है, एस्परजिलोसिस रोग हो जाता है मनुष्य में, एस्परजिलोसिस रोग हो जाता है इसी एस्परगिल्स के कारण। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब आपको प्रोवाइड करा दिए। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर देता है। तो याद रखिएगा शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण, शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण क्या करता है, नवजात शिशु अपने वजन को 2 गुना कर लेता है। आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, मतलब रोचक बात हम आपको कुछ बता रहे हैं क्या, कि जब वो बच्चा होता है ना, जब बच्चा होता है तो उसमें क्या रहता है, वो रोता है। तो देखिए बच्चा होता है तो कैसे पता चलेगा कैसा क्या है, ठीक है, तो जब बच्चा होता है, डिलीवरी होती है तो उसको रुलाया जाता है। और रोने से क्या होता है, मतलब रुलाया जाता है ताकि ये भी देखने के लिए कि बच्चा क्या है ना, अभी जीवित अवस्था में कैसा है, तो बच्चे को रुलाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे को जब रुला दिया जाता है तो क्या सीखना है भाई, कि ये जब रोता है, ठीक है, इस तरह से रोएगा तो अभी क्या हो जाएगा, ये जब पहली बार रोता है ना तो इसके फेफड़ों में जाता है ऑक्सीजन, पहली बार सांस ये यहीं से लेता है। जब ये रोता है तो फट से इसके माउथ से क्या जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जाएगा, फिर ये प्रॉपर सांस लेता है, मतलब ये हो जाएगा। और रोने से भी उसका कॉन्सेप्ट है कि फट से उसके अंदर ऑक्सीजन जाता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। और क्या बताना चाहते हैं आपको नवजात शिशु के बारे में, ठीक है, तो हो गया कि अपनी कोशिकाओं, हाँ, जब ये होते हैं तो 7 दिन तक ना इनका वेट लॉस होता है। 7 दिन तक क्या होता है, जब ये होते हैं तो 7 दिन के अंदर इनका वेट लॉस हो जाता है, मतलब कि जब होते हैं तो कुछ दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर वेट लॉस हो जाता है। लेकिन उसके बाद तुरंत करीबन 10 से 12 दिन के अंदर अंदर फिर से वो उसी वेट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो उनका वेट लॉस होता है थोड़ा सा, जब भी होते हैं जो सामान्य अवस्था में, मान लीजिए 5 किलो को हैं तो थोड़ा सा उसका लॉस होता है। फिर उसके बाद 5 से 6 दिन के अंदर फटाफट वो रिकवर कर लेते हैं और फिर कुछ समय बाद वो और ज़्यादा वजन के हो जाते हैं। तो देखिए लिखा भी है कि 2 माह में 2 गुना वजन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब चलिए पौधों की बात पर चलते हैं। तो पौधों का सबसे बाह्य आवरण किसे कहा जाता है? त्वचीय ऊतक। त्वची को क्या बोलते हैं? देखिए त्वची को जैसे अपन में भी होता है ना डर्मेटोलॉजी, मतलब त्वचा का अध्ययन, उसी प्रकार से इसमें होता है डर्मल। ठीक है, डर्मल होता है, डर्मल टिश्यू पाया जाता है, डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू क्या होता है भाई? त्वचा का मतलब सबसे पेड़ पौधे का या पौधे का सबसे बाहरी आवरण जो होता है, पौधे का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है त्वची ऊतक। ठीक है, वो होता है डर्मल
डर्मल टिश्यू, अच्छी तरह से याद रखिएगा कि पौधों का बाहरी जो आवरण होता है उसको डर्मल टिश्यू कहा जाता है, त्वचीय टिश्यू कहा जाता है। अच्छा, ये फ्लोएम क्या काम करता है? तो फ्लोएम फूड को फ्लो करने का काम करता है। फ्लोएम फूड को फ्लो करने का काम करता है। जाइलम, हाँ पेपर में अगर पूछ लिया जाएगा फ्लोएम, तो फ्लोएम से याद रखो फास्ट से फल, फास्ट से फूड, फास्ट से फ्लोएम, फास्ट से फूड। तो याद रखना फ्लोएम क्या करता है? पेड़ पौधों में भोजन को प्रवाहित करने का काम फ्लोएम करता है। पेड़ पौधे में अगर भोजन को प्रवाहित करना है, पेड़ पौधों को भोजन देता है, तो वो फ्लोएम। भोजन का मतलब क्या हो जाएगा? खनिज लवण। खाना बना के देगा क्या? नहीं, खनिज लवण। ठीक है, तो खनिज लवणों का आदान संवहन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? विभाज्योस्य ऊतक हो जाएगा। तो विभाज्योस्य ऊतक का काम क्या है? तो वो देख लीजिए। ये क्या करेगा? टिश्यू, कोशिकाओं को बांटेगा। कोशिकाओं को अलग अलग, कोशिकाओं का काम अलग अलग रहेगा, तो उस कोशिका का विभाजन करने का काम ये करेगा। त्वची ऊतक तो पेड़ पौधे का सबसे बाहरी लेयर कहला जाएगी, ठीक है, बाहरी आवरण कहलाएगा। जाइलम, नामी में है जाई मतलब जल, ठीक है, तो जल का संवहन कौन करेगा? वाटर का संवहन करेगा जाइलम। सभी चीज आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। अब हम आपको इस क्वेश्चन से बहुत सारा नॉलेज देने वाले हैं। मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। तो मृदा की तैयारी का मतलब क्या होगा वो समझिए। मृदा की तैयारी का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा किसान लोग, हम तो मतलब गाँव जाने के अभी बहुत शौकीन हो गए, पहले उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब तो गाँव मतलब बहुत अच्छा लगता है। गाँव में जाओ, कितना अच्छा वहाँ की हवाएं, कितना सारी चीज़ें, ठीक है, मतलब कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, ठीक है, तो मतलब गांव जो है ना, बड़ा शांति मिलता, बड़ा सुकून मिलता, बड़ी हवाएं, बहुत अच्छा लगता वहां पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। तो क्या किया जाता है? मृदा को जब तैयारी कर लेते तो क्या करते हैं? तो ये एक्चुअली ये पूछा जा रहा है किसानों के बारे में। ये किसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे? किसानों के बारे में पूछा जा रहा है कि किसान क्या करते हैं मृदा की तैयारी करने के बाद, क्या करते हैं? क्या सिंचाई करते हैं लोग, खरपतवार को नष्ट करते हैं, या बुआई करते हैं, या खाद उर्वरक? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो क्या होती है? जुताई होती है, और उसके बाद बुआई होती है। और जुताई को ही बोलते हैं मृदा की तैयारी करना। मिट्टी को अच्छी तरह से पलट देना, मतलब मिट्टी होती है उसको पलट देना, मिट्टी को खोद के रख देना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जुताई बोलते हैं। फिर उसके ऊपर क्या डाला जाता है? बीज, तो उसको बोलते हैं बुआई। तो अब हम आपको सारे कॉन्सेप्ट देखो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुआई हो जाएगा। चलिए, आज हम आपको किसान बनाते हैं और पूरा किसानी के बारे में सिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं किसानी के बारे में पूरा। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले करता है किसान जुताई। तो याद रखना है, सबसे पहले किसान करता है जुताई। जुताई के बाद करता है बुआई। तो जुताई का मतलब तो समझ में आ गया, मिट्टी को खोद कर पलट देना ताकि वो उर्वरकता थोड़ा सा मतलब अच्छी हो जाए, ठीक है, तो जुताई हो जाएगा। जुताई के बाद करेगा, जुताई का मतलब मिट्टी को खोद देना। बुआई, बुआई में क्या होता है? तो बुआई में वो जो भी बीज बोना है वो बुआई कर देता है। बुआई के बाद नाम आता है क्या? बुआई के बाद जो प्रोसेस होती है, बुआई के बाद होती है निराई, ठीक है, बुआई के बाद होती है निराई। निराई को कई लोग क्या बोल देते हैं? निराई, है ना से ना, अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं क्या? ठीक है, निराई, या फिर इसी को बोल देते हैं कई लोग गुड़ाई। तो दोनों ही वोकैब एक रहेंगे, आपको पढ़ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जुताई, उसके बाद बुआई, बीज बोना, उसके बाद निराई या गुड़ाई, दोनों ही एक चीज़ है। अब सर निराई गुड़ाई क्या है वो बता दीजिए। तो निराई गुड़ाई का मतलब ये होता है, देखिए बुआई करने के बाद पेड़ पौधे हो जाएंगे, मतलब फल फ्रूट लेंगे, थोड़े से होंगे, तो 40 से 50 दिन के अंदर है ना निराई या गुड़ाई की जाती है। निराई बोल दो या गुड़ाई बोल दो, ठीक है, दोनों ही एक चीज़ है, निराई या गुड़ाई। आखिर निराई और गुड़ाई क्या होता है? तो खरपतवार निकलते हैं, जो भी खरपतवार निकलते हैं ना बुआई के समय, जो भी आपके खरपतवार मतलब जो भी ऐसे पौधे, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, मतलब नहीं, जंगली पौधे जो निकल आते हैं तो उसको अपन खरपतवार बोलते हैं। तो जो भी खरपतवार निकलते हैं, जो भी क्या होता है? खरपतवार निकलते हैं, उसको अलग कर देने को ही निराई या गुड़ाई कहा जाता है। इसके बाद क्या होती है? कटाई। इसके बाद होती है कटाई। कटाई में क्या होता है? आप तो सब जानते हैं कटाई में क्या होगा? फसलें काट दी जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कटाई हो जाएगी। तो यहीं लिख देते हैं कटाई। कटाई तो चूंकि आप जानते हो फसल कटना। कटाई के बाद क्या होगा सर? कटाई के बाद होता है मड़ाई, ठीक है, कटाई के बाद होता है मड़ाई, ठीक है। तो सोच रहे हो कितने सारे वोकैब हैं। कटाई के बाद होता है मटाई। हमारे तो स्टूडेंट कितने किसान हैं, तो कई तो जानते हैं, कई तो शुद्ध जानते हैं, कई तो ऐसे किसान हैं बस मतलब केवल देखने जाते हैं कि खेत का काम हो रहा है कि नहीं जा रहा, उनको तो पता ही नहीं होगा निराई गुड़ाई क्या होता है। लेकिन कई तो किसान ऐसे हैं जिनको सब पता है कि कटाई, गुड़ाई, निराई सब पता उनको, ठीक। तो अभी बता रहे हैं मड़ाई। मड़ाई का मतलब क्या हो जाएगा किसानी में? सब लिख लीजिएगा, ठीक है, जुताई, बुआई, निराई या गुड़ाई। फिर उसके बाद होता है कटाई, ठीक है, कटाई का अलग स्टेप। उसके बाद होता है मड़ाई। मड़ाई में क्या होता है? देखिए कटाई हो गई, कटाई होने के बाद होती है मड़ाई। मड़ाई में क्या होता है? जैसे कोई फल्ले अल्ले वाले दाने नहीं होते, अगर ऐसी फसल है जो काट के बाजार में चली गई तो उसको बेच दो। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो फल्ली वाले होते हैं, दाने वाले होते हैं, तो उस फल्ली के दाने को अलग करना बोलते हैं मड़ाई। फल्ली से दानों को अलग करना क्या बोलते हैं? मड़ाई, ठीक है। कोई फल्ली वाले दाने होते हैं
हैं जिसको निकालना होता होगा, उससे दानों को निकाल देना मड़ाई कहलाता है। उसके बाद होता है ओसाई, उसके बाद आता है ओसाई। तो अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। और अगर आप मतलब क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, उसमें इंटरेस्ट है, तब तो आपको सबके सब याद होना चाहिए। मड़ाई के बाद होता है ओसाई। ये ओसाई क्या होता है सर, अच्छे से लिख लेना, ठीक है, वरना आप बोल देना तो अच्छे से लिख देंगे ओसाई। अब ओसाई में क्या होता है सर, तो आप बीजा निकाल दिए, फली के दाने निकाल लिए हो, तो अब बचा क्या, भूसा। तो भूसा में भी कुछ अनाज रह जाएगा, तो भूसा से अनाज को अलग कर देना ओसाई कहलाता है। भूसा से अनाज को अलग कर देना ओसाई कहलाता है। तो अच्छी तरह से ये सारे स्टेप आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आपको अभी तो समझ में आ गया कि देखिए मिट्टी को तैयार करने के उपरांत कृषि के अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। तो कृषि में क्या किया जाता है, मिट्टी कर दिए तो आप करेंगे बुआई, ठीक है, आप क्या करेंगे, बुआई करेंगे, तो बुआई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। अब क्या बोलता है ये क्वेश्चन, बोलता है प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें और कपड़े के बैगों को हाँ कहें क्योंकि। तो आपको याद रखना है कि प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें क्योंकि कपड़े के बैग, ये तो सब बच्चा जानता है कि प्लास्टिक अजैविक है, ये जैविक नहीं है कि जो मिट्टी में मिल जाएगा। ये ऐसा अपघटक है जो जल्दी नाश नहीं होता, मतलब 1000 वर्षों तक पन्नियाँ नाश नहीं होती है, समझ रहे हो। अगर आप पृथ्वी में एक पन्नी को गाड़ दोगे तो वो 1000 वर्षों तक वो रहेगी, उसी अवस्था में रहेगी, वो जल्दी उसका गलन नहीं होता है, समझ पा रहे हो, जल्दी मिट्टी की वो करेगी। तो इसकी उर्वरकता क्षमता कम करती है, प्रदूषण बढ़ाती है, तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक बहुत ज़्यादा लॉस करता है। इसीलिए तो कई जगह पर आपके पॉलीथीन तक बैन कर दिया गया है, अपने भारत देश में भी पॉलीथीन को बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो प्लास्टिक क्या है, एक अजैविक पदार्थ है, इसीलिए कहा गया है प्लास्टिक के थैलियों को ना और कपड़े के बैगों को हाँ कहा गया है। अब विद्युत फ्यूज खालिस्तान जाता है, ये क्या लिख दिया है, विद्युत फ्यूज खालिस्तान जाता है। तो विद्युत मय तार पर जाता है, विद्युत फ्यूज जो है विद्युतमय तार पर जाता है, जहाँ पर विद्युत गमन कर रही है उसी पर फ्यूज वायर को लगाया जाता है। यहाँ पर होना चाहिए तार पर लगाया जाता है, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब ये देखिए फ्यूज वायर से बनने वाला क्वेश्चन क्या है, फ्यूज वायर को जहाँ पर विद्युत का गमन होता है वहाँ पर फ्यूज वायर का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि अगर कभी वोल्टेज ज़्यादा पड़ रहा हो तो फ्यूज वायर फट से शॉर्ट हो जाए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर फ्यूज वायर कम से कम वोल्ट प्रतिरोध का वायर लगा है, मतलब इसका प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन गलनांक नहीं होता, खट से टूट जाएगा। कोशिश तो ये करेगा ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करने की, लेकिन जब देखिएगा वोल्टेज ज़्यादा पड़ा तो अपने आप ये टूट जाएगा, ठीक है। तो जब भी विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो ये अपने आप टूट जाता है, ठीक है। तो इस विद्युत प्रभाव विद्युत फ्यूज याद रखना। अच्छा, विद्युत फ्यूज से क्वेश्चन क्या आएगा, तो विद्युत फ्यूज आता है किससे मिलकर बनता है, तो इसकी कोडिंग है सिट, इसको याद करवा देंगे कैसे हमने सिट कोडिंग बनाया है। इसकी कोडिंग को हमने सिट ही क्यों बनाया है, तो फ्यूज वायर किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखना सीसा जिसको बोलते हैं लेड, और टिन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसन, टिन है ना, टिन को तो टिन ही बोलते हैं, एसन। तो टिन और शीशा लेड से मिलकर बना होता है फ्यूज वायर। आपसे कल को पूछा जाएगा फ्यूज वायर किससे मिला होता है, तो शीशा और टिन से मिलकर बनता है फ्यूज वायर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वह उसे ना ले जाए क्योंकि। तो क्यों भाई, क्योंकि आपको मालूम है अगर वो छाता लेकर जाएगी तो छाता पर जो रहता है ऊपर नुकीला रहता है, और जो बिजली गिरती है तो वो एकदम नुकीले पार्ट पर सबसे पहले गिरती है। तभी तो घरों पर तड़ित चालक लगाया जाता है, तभी घरों पर तड़ित चालक लगाया जाता है और उसके पार्ट को नुकीला कर दिया जाता है, ठीक है। तभी घरों पर तभी घरों पर तड़ित चालक लगाया जाता है और उसके पार्ट को, जैसे मान लीजिए अपना ये घर है तो इधर पर ये तड़ित चालक लगा दिया जाता है और उसके पार्ट को नुकीला कर दिया जाता है ताकि बिजली इस पर गिरे, घर पर ना गिरे, इस तड़ित चालक पर गिरे और गिरते हुए जाकर जमीन पर पूरी की पूरी बिजली चले जाए। तभी यहाँ पर तड़ित चालक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो तड़ित चालक भी इसलिए लगाया जाता है। तो ठीक, अगर वो क्या लेकर जाएगी, छाता लेकर जाएगी तो पूरा का पूरा करंट उसी पर चला जाएगा। तो देख लीजिए क्या हैगा, तो यहाँ पर बोलता है बादलों से विद्युत विसर्जन छाते के धातु भागों तक जा सकता है, इसीलिए उसको मना किया गया था छाता ले जाने को, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा पेपर में। एक तारीख, बहुत कठिन क्वेश्चन और बहुत मस्त क्वेश्चन है, आपको सीखने लायक। इस क्वेश्चन को आपको याद रख लेना अच्छी तरह से, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक तारे के आकार की आकृति काली कागज की पट्टी में काटी गई थी, जिसका उपयोग डिस्चार्ज किए गए पौधे की पत्ती को ढकने के लिए किया गया है। जो पदार्थ जो यह प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होता है कि प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है। डिस्चार्ज बस लिखे हैं क्या, वहाँ पर और क्वेश्चन में ऐड नहीं किए, ठीक है। वहाँ पर ये होना चाहिए था, डिस्चार्ज तो क्या है, ठीक है, डिस्चार्ज हो गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है क्योंकि अंत में जब पत्ती को आयोडीन द्वारा स्टार्च के लिए परीक्षण किया गया था तो पत्ती में तारे की आकृति ऐसी गई,
क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली थोड़ा समझाते हैं। ये सारी चीज़ें तो स्टेटमेंट के तौर पर हो गई। अभी हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि मान लीजिए इस प्रकार की कोई पत्ती है, मान लीजिए इस प्रकार की कोई पत्ती है, ठीक है, इस प्रकार की कोई पत्ती है। इस पर वो बोल रहा है कि स्टार शेप का कोई कागज़ आपने रख दिया है, जिस पर आपने क्या बना दिया, स्टार। बनाते हैं स्टार, किस तरह से स्टार बनाना चाहते हैं हम बोल रहे हैं, ऐसे बना दो, 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 ऐसे बना दो। ओहो, इसको ऐसे करके बना देते हैं और इसको इस तरह से ये कर दिए। तो यहाँ पर तो ये रंगित हो गया है, ठीक है। जो स्टार बना है बस यही पार्ट आपका, मतलब ये क्या कर दिया है, ये पूरा एक ब्लैक कलर के कागज़ से कवर कर दिया है। बाहर वाला भाग को ब्लैक कलर के कागज़ से हमने कवर कर दिया है। ये वाला पार्ट खाली है, ये वाला पार्ट खाली है और स्टार वाला ये वाला पार्ट खाली है, ठीक है। तीनों के तीनों पार्ट खाली हैं, ठीक है। अब क्या किया गया है, अब इस पर प्रकाश को डाला गया है, डिस्चार्ज रहेगा। अब इसके ऊपर प्रकाश संश्लेषण की विधि कही गई है, प्रकाश डाला गया है, ठीक है। प्रकाश डाल देने के बाद ये जो स्टार वाला पार्ट है, मतलब जिस पर प्रकाश गया है, क्योंकि जिस पर काला हो गया उस पर तो प्रकाश गया नहीं होगा, जिस पर ये काला हो गया है उस पर तो प्रकाश गया नहीं होगा। जो स्टार बना है अंदर उस पर प्रकाश गया होगा, यहाँ वाली ऊपर प्रकाश गया होगा, बाहर वाली पर जो खाली दिख रही है वहाँ प्रकाश गया होगा, स्टार के अंदर प्रकाश गया होगा, लेकिन जो छायांकित भाग है वहाँ प्रकाश नहीं गया होगा। तो क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा कि जहाँ प्रकाश गया है, इट मीन्स स्टार वाला, स्टार का बोलना चाहता लेकिन नहीं, वो ये बोल रहा जहाँ प्रकाश गया है उसको आयोडीन से प्रक्रिया कराए। तो आयोडीन से प्रक्रिया जब करा दिए तो क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। उसको क्या करे, आपको देखो बोला गया ना, आयोडीन द्वारा स्टार्च के लिए परीक्षण किया गया था, ठीक है। तो आयोडीन द्वारा जब क्रिया किया गया तो वहाँ पर किस रंग को पाया गया कि किस रंग का वो आ जाता है, तो नीली काली, ठीक है। याद रखिएगा ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लू एंड ब्लैक कलर आपको मिलता है, नीला काली कलर मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर भी आपका, इस ईयर भी बहुत जल्दी आ सकता है, बिल्कुल आपसे बनना चाहिए। चलिए, इसी तरह आपको बेस्ट एमपी जीके सीरीज के, मतलब एमपी साइंस के लिए एमपी जीके की सीरीज, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो एमपी जीके की भी सीरीज देखिए, बहुत अच्छी तरह से हमने आपको वहां पर वो भी प्रोवाइड कराया है। आपसे सारी चीज़ें बननी चाहिए, ठीक है। ये एमपी पुलिस के लिए स्पेशली हम क्या करवा रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए साइंस की सीरीज़ चला रहे हैं, जो सबसे बेस्ट आपको सीरीज़ मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर प्रीवियस ईयर हम एनालाइज करवा रहे हैं तो सबसे बेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो कोशिश आप यही करिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर इसकी PDF चाहिए, पूरा PDF आपको चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एक बात जरूर याद रखिए कि शेयर बहुत करिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।